Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asmatullah and welcome to EB World. दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इमाम गजाली के बारे में कि इमाम गजाली कौन थे, आपका ओरिजिनल नेम क्या था, आपके अचीवमेंट क्या थे वगैरह। दोस्तों ये टॉपिक इंटरव्यू और टेस्ट दोनों लिहाज से इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमाम गजाली वाज अ मुस्लिम थियोलॉजियन, जरिस्ट, फिलोसोफर, एजुकेशनल एक्सपर्ट एंड द बेस्ट टीचर। बेसिकली दोस्तों इमाम गजाली एक मुस्लिम आलमी दीन, फलसफी, फकीह, माहिर तालीम और एक बेहतरीन उस्ताद थे। इमाम गजाली का जो असल नेम था वो था अबू हामिद मोहम्मद बिन अहमद और ज़ैनुद्दीन, और साथ में हुज्जतुल इस्लाम इसके टाइटल थे। दोस्तों इमाम गजाली की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो इमाम गजाली हमारे पास 1058 में पैदा हुए और 1111 में वफात हुए। इमाम गजाली साहब के वालिद साहब सूद का कारोबार करते थे। यही वजह थी कि आपका नाम गजाली पड़ गया। गजाली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सूद बनाने वाला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इमाम गजाली साहब के एजुकेशन की। इमाम गजाली साहब ने इब्तिदाई एजुकेशन मकामी उस्ताद अहमद बिन मोहम्मद राजखानी से हासिल की, जो आपके वालिद के दोस्त थे। फिर इसके बाद जर्जान चले गए, जहां पर अबू नसर इस्माइली से इस्तिफादा किया। फिर वहां से आकर तूस वापस आए और 3 साल तूस में गुजारे। 3 साल गुजारने के बाद इमाम गजाली साहब निशापुर, जो इराक का एक शहर है, वहां पर चले गए और वहां पर एक बड़े आलम इमामुल हरमैन अबुल माली जवीनी से इल्म हासिल किया। और गजाली साहब 28 साल की उम्र में तकरीबन तमाम उलूम व फनून में माहिर हो चुके थे। इमाम गजाली 34 साल की उम्र में निजामुल मुल्क ने आपको निजामिया बगदाद का वाइस चांसलर मुंतखब किया। और ये ओहदा उस दौर के सबसे बड़े आलम को दिया जाता था। अगर इमाम गजाली साहब की तसनीफात की बात की जाए तो आपकी तसनीफात 400 प्लस है, यानी 400 से ज्यादा है। लेकिन आपकी 2 तसनीफात बहुत पॉपुलर हैं, किमियाए सादिक और आयाउल उलूम, जो रूहानियत के मौजू पर लिखे गए हैं। दोस्तों इमाम गजाली साहब के मुताबिक पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड इवल so that man can accept the good and reject the evil and achieve the religious and worldly success. इमाम गजाली के नजदीक तालीम का मकसद अच्छाई और बुराई में फर्क करना है, ताकि आदमी अच्छाई को अपनाए और बुराई को रिजेक्ट करे, ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो। इसके बाद सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में इमाम गजाली साहब क्या कहते हैं? इमाम गजाली सोर्सेज ऑफ नॉलेज से मुराद कि इल्म कैसे हासिल किया जाए या किस चीज से हासिल किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू इमाम गजाली, रेवलेशन इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। वही सबसे ऑथेंटिक सोर्स है नॉलेज का। वही से मुराद अल्लाह ताला की जो अहकामात है, जो आपके प्यारे अंबिया तक पहुंचाए जाते थे। वही का मतलब है तेजी से इशारा करने वाला। दोस्तों डिवीजन ऑफ नॉलेज के बारे में इमाम गजाली की क्या राय थी? इमाम गजाली डिवाइडेड द नॉलेज इनटू 2 कैटेगरीज। डॉगमेटिक नॉलेज, जिसको इल्म महमूद भी कहा जाता है, यानी वो उलूम जिसमें इंसान की फलाह बहबूद का पहलू मौजूद हो, मसलन कुरान, हदीस, फिक्का, तिब, इंजीनियरिंग वगैरह। जबकि सेकंड कैटेगरी है हमारे पास नॉन डॉगमेटिक नॉलेज, जिसको उर्दू में इल्म मजमून भी कहा जाता है, यानी वो उलूम जो इंसान की ईमान को कमजोर कर देते हैं, इंसान के जहन में उलझने और वसवसे पैदा करते हैं, जो अल्लाह ताला और मुआशी के लिए अनडिजायरेबल है, जैसे जादू और तोम परस्ती वगैरह। दोस्तों करिकुलम के बारे में इमाम गजाली साहब क्या कहते हैं? इमाम गजाली डिवाइडेड करिकुलम इनटू कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। इमाम गजाली ने मज़ामीन की दर्जाबंदी करके
نصاب تعلیم کو لازمی اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا، یعنی کمپلسری سبجیکٹ اینڈ آپشنل سبجیکٹ۔ کمپلسری سبجیکٹ یا لازمی سبجیکٹ کو فرض عین قرار دیتے ہیں جس کا اصول لازمی ہے، جیسے قرآن اور حدیث وغیرہ، جبکہ آپشنل سبجیکٹ یا اختیاری مضامین کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، جیسے طب، انجینئرنگ، سیاسیات وغیرہ۔ ٹیچنگ میتھڈ، امام غزالی صاحب ٹیچنگ میں سائیکولوجیکل میتھڈ کو فیور کرتے تھے، یعنی بچوں کو ان کی نفسیات کے مطابق تعلیم دی جائے، بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھانا، بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق پڑھانا، پہلے سے حاصل شدہ معلومات کی مدد سے پڑھانا، سبق کو آسان بنانا اور پراپر لیسن پلاننگ کر کے بچوں کو پڑھانا۔ فریڈرک ہارورڈ اور پیسٹالوزی بھی امام غزالی صاحب کی اس ٹیچنگ میتھڈ کو سپورٹ کرتے تھے۔ دوستو، اگر ویمن ایجوکیشن کی بات کی جائے تو امام غزالی ویمن کے بیسک ایجوکیشن کے فیور میں تھے، یعنی قائل تھے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے اپوزیشن میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عورتوں کو گھریلو معاملات کی تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنی نسل کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ اسی طرح جو عظیم فلاسفر تھے ایرسٹوٹل اور روسو صاحب، وہ بھی عورتوں کے ہائر ایجوکیشن کے خلاف تھے۔ کارپورل پنشمنٹ، جسمانی سزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی ناگزیر حالات میں استاد کو جسمانی سزا کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی صرف 3 چڑی تک، یعنی صرف 3 ضربے لگا سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔